हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 पाठ 1 है समाजशास्त्र का भारतीय समाज एक परिचय। और इसी पाठ से संबंधित आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए प्रश्न है, भारतीय समाज के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि भारतीय समाज के बारे में बताइए, भारतीय समाज क्या है, वर्णन कीजिए। तो देखिए समाज के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि समाज क्या है। फिलहाल समाज को समझने से पहले समूह को जानते हैं। देखिए जहाँ 2 या 4 लोग इकट्ठा होते हैं उसको समूह या ग्रुप कहा जाता है, और जहाँ कई ग्रुप इकट्ठा होते हैं उनको समाज कहा जाता है। समाज का स्वरूप, पहला जो स्वरूप है वो परिवार है। और इसी तरह से समाज कई प्रकार के होते हैं, जैसे जहाँ पर कई महिलाएं इकट्ठा हों वो महिला समाज हो गया, जहाँ ढेर सारे पुरुष इकट्ठा हों वो पुरुष समाज हो गया। इसी तरह से विद्यालय में जहाँ स्टूडेंट्स इकट्ठा हों वहाँ पर विद्यार्थी समाज हो गया, और जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ हों वो बालिका समाज हो गया, जहाँ ढेर सारे लड़के हों वो बालक समाज हो गया। तो समाज का स्वरूप छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि समाज का स्वरूप व्यापक है या विस्तृत है। पूरी दुनिया के लोग भी एक समाज के रूप में ही कहे जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि भारतीय समाज क्या है। वैसे तो देखा जाए प्राचीन काल से ही भारत में प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का प्रचलन था। वेदों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, और उसके बाद जब 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारत में अपना व्यापारिक प्रारंभ किया या शुरुआत किया, कंपनी की स्थापना की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद फ्रांसीसियों ने, हॉलैंड के लोगों ने भारत में अपने जो है औपनिवेशिक स्थिति का प्रारंभ कर दिया। उनमें सफलता अंग्रेज़ों को मिली, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत ही बहुत ज़्यादा उपनिवेश स्थापित की भारत में अंग्रेज़ों ने, और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत में अपने शासन को बनाए रखा। और इसमें देखिए औपनिवेशिक समय में, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जब जो है कंपनी के माध्यम से या जो है अंग्रेज़ों के माध्यम से जब भारत में सस्ते दामों पर कच्चे माल को अंग्रेज़ या विदेशी खरीद लेते थे और तैयार माल को जब महंगे मूल्य पर बेचते थे, तो मुनाफा इससे क्या है, अंग्रेज़ों का ही होता था, विदेशियों का होता था। तो भारत को वो लूटने लगे। फिर धीरे धीरे भारत की स्थिति को देखा विदेशियों ने कि यहाँ पर आपस में ही राजा और नवाब जो है लड़ाई करते हैं, उनकी बनती नहीं है। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, और प्लासी के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों का पैर जो है वो एकदम मजबूत हो गया, क्योंकि जो है प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में, यानी कंपनी का जो शासन था वो और मजबूत हो गया, और कंपनी के शासन के बाद ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था की जो बागडोर थी वो बंध गई। और इसके बाद भारतीयों में देश प्रेम की भावना यानी कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि औपनिवेशिक परिस्थिति ने राष्ट्रवाद को, अपने ही शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम की भावना, और देश से प्रेम की भावना 2 रूप में हो सकती है, एक उदार और दूसरा उग्र रूप है। उदार रूप वो होता है जिसमें देश से प्रेम देश से प्रेम के साथ साथ मानवता और साथ ही साथ दूसरे देश से भी लगाव हो। लगाव का मतलब ये है कि जैसे स्वयं के देश से भी प्रेम करना और दूसरे को हानि ना पहुंचाना। और उग्र रूप वो होता है कि अपने देश के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पीछे ना हटना। इसका आप भयंकर रूप देखें तो जो है जर्मनी के तानाशाह हिटलर को देख लीजिए, उसका जो देश प्रेम था वो उग्र रूप में था, और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में। तो अब यहाँ भारतीय समाज की बात आती है। तो भारतीय समाज या भारत के लोगों को एक भारतीय होने का जो गर्व है या एकीकृत की बात जो है वो औपनिवेशिक समय में हुई। पहले भारत में लोग एक साधारण जीवन जीते थे, यानी किसान लोग खेती करते थे, नॉर्मल ऐसे ही सबकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आए तो
धीरे धीरे परिस्थिति बदली और भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि विदेशी शिक्षा, मुख्य रूप से अंग्रेजी का जो पठन पाठन है वो भी किया जाने लगा भारत में। और जो वैदिक शिक्षा है ये कहीं ना कहीं दबाया गया, इसको पीछे कर दिया गया। तो फिलहाल जो नगरीय लोग थे, नगर में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोग थे, मिडिल क्लास के या जो है जिनके पास धन था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद उनका जो बौद्धिक विकास था वो बहुत तेजी के साथ हुआ। और उसके बाद इन्हीं मध्यवर्गीय लोगों ने भारत के अन्य लोगों में या अशिक्षित लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का बीड़ा उठाया और धीरे धीरे संपूर्ण भारतीयों को एकजुट में बांधने का काम शुरू कर दिया। और इस तरह से भारत के सभी लोग एकजुट हुए। 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या पहली जो क्रांति है भारत में हुई, वहां उस समय देखा जाए तो भारतीय एकजुट हुए, परंतु उतने अधिक नहीं। और इसी कारण मतलब एकता न होने के कारण ही प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, वो असफल हो गया। और उसके बाद जब 1919 में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो उस कांड के बाद भारत के सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग एकजुट हो गए, क्योंकि इस कांड में सभी वर्ग, जाति या जो है देखा जाए तो संप्रदाय के लोगों को हानि या नुकसान पहुंचा था। उसमें किसान, मजदूर, छात्र, युवक सभी वर्ग के लोग थे। और इसी कारण जलियांवाले बाग कांड के बाद भारतीयों में एक जुटता या ये कह लीजिए एकीकरण की भावना का उदय हुआ और सभी लोग अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जो है एकजुट हो गए। और इसी कारण जो है काफी समय बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से अंग्रेजों से आजाद हुआ। तो आपने देखा कि जो भारत में जो भारतीय शब्द है ये जो है अंग्रेजों के समय, औपनिवेशिक समय में या उपनिवेश के समय से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और इसमें अहम भूमिका मध्य वर्ग के लोगों ने निभाया। और इसी कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी देश से प्रेम की भावना का जन्म हुआ। और इसमें देखा जाए तो जो है मुख्य रूप से जो कार्य हैं मध्यवर्गीय के वो सराहनीय रहे। अब देखिए समाज की अगर हम बात करते हैं तो समाज शास्त्रियों के अनुसार किसी भी समाज, यानी आपने पहले ही जान लिया कि समाज के कई प्रकार होते हैं, तो किसी भी समाज को निरंतर यानी लगातार बनाए रखने के लिए, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है कुछ काम किए जाने बहुत जरूरी हैं, जैसे सदस्यों की नियुक्ति। अब उदाहरण के लिए आप विद्यालय ले लीजिए, तो विद्यालय एक संस्था है और इस संस्था में कई समाज होते हैं, जैसे कि शिक्षक समाज है, विद्यार्थी समाज है, कर्मचारी समाज है। तो कार्य को निरंतर लगातार बनाए रखने के लिए और उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए सदस्यों की नियुक्ति बहुत जरूरी है, उसमें विशेषज्ञ लोगों का होना जरूरी है, सेवाओं का उत्पादन और वितरण हो और साथ ही साथ आदेश का पालन हो। तो ये इतनी चीजें, अब आप परिवार का भी उदाहरण समझ सकते हैं। परिवार में भी सदस्यों की नियुक्ति एक तरह से देखा जाए तो पद होते हैं, रिश्ते होते हैं और उसमें एक अनुभवी व्यक्ति होता है, विशेषज्ञ, जैसे जो जितना बुजुर्ग होता है उतना ही ज्यादा वो अनुभवी होता है। और इसी तरह से परिवार में भी सेवाओं का उत्पादन और वितरण होता है, आदेश का पालन किया जाता है। तो ये हो गई आवश्यकता या कार्य समाज के लिए। अब है एक सामाजिक संरचना में स्त्री पुरुष होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, वयस्क यानी कि बालिग लोग, बच्चे भी होते हैं, व्यवसायिक और धार्मिक समूह होते हैं और परिवार, रिश्तेदार, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, धर्म या विश्व को अपनी पहचान बताता है और स्वयं की पहचान की चेतना को उत्पन्न करता है कि हम क्या हैं। समाज का स्वरूप व्यापक है और भारतवासियों की पहचान भारतीय नागरिकता के आधार पर की जाती है। तो देखिए इसमें आपने जाना कि भारत का जो समाज है, यानी कि सभी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, सभी वर्ग मतलब सबके आधार पर जो भारतीय समाज तैयार हुआ है, इसका प्रारंभ अंग्रेजों के समय यानी औपनिवेशिक समय में शुरू हुआ कि मतलब भारत के सभी लोग एकजुट हुए, एक सूत्र में बंधे
कब? औपनिवेशिक समय में, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में भारतीय समाज के बारे में जाना है। थैंक यू।